अमेरिका का दुश्मन बनना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त बनना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये लाइन जो लोग अक्सर हेनरी किसिंगर से जोड़ते हैं, आज जापान की इकोनॉमिक ट्रेजेडी को एकदम क्लियर दिखाती है। एक टाइम था जब जापान दुनिया का उभरता सुपर पावर था। टोक्यो चमक रहा था, निक्केई स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा था। दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से 8 सिर्फ जापान की थी। हर जगह जापान का ही राज था और अमेरिका को असली में डर लगने लगा था। जापान की जीडीपी पर कैपिटा अमेरिका से 10% ज्यादा थी। रॉकफेलर सेंटर जो एक अमेरिका आइकन है, उसके मालिक जापानीज थे। और ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड की फिल्में फ्यूचर में एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाती थी जहां जापानीज कंपनीज का राज होगा। उस टाइम लग रहा था कि ये उगता सूरज कभी नहीं डूबेगा, पर असल में जियोपॉलिटिक्स को कुछ और ही मंजूर था। 1990 आया और निक्केई 38% टूट गया। एक साल में $2 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू हवा हो गया और आज भी 2025 तक जापान की सैलरी उस लेवल तक नहीं पहुंची जो उनकी इकोनॉमिक मिरेकल के दौरान थी। तो सवाल ये है, गलती कहाँ हुई? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को इससे क्या सीखना चाहिए ताकि हम वही गलतियां रिपीट ना करें। ये कहानी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2025 में जहां अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है और भारत जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, तो क्या हमारा फ्यूचर भी जापान जैसा हो सकता है या फिर हम उससे सीखकर अपना रास्ता अलग बना सकते हैं? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जापान के इकोनॉमिक मिरेकल को समझने के लिए हमें 1940s के एंड तक वापस जाना होगा। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। जापान बिल्कुल बर्बाद हो गया। 2 एटम बम्स ने 2 शहरों को जमीन से मिटा दिया। हारने के बाद जापान पर यूएस का आधिकारिक कब्जा हो गया और इकोनॉमी रिसेशन में गिर गई। देश बिखर चुका था, फैक्ट्रीज तबाह और लेबर फोर्स का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। ट्रेड कनेक्शन भी टूट गए। लेकिन यहीं से एक करिश्मा शुरू होता है जिसे दुनिया कहती है जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल। सोचो, 1950 से 1970 तक जापान की इकोनॉमी 10% सालाना स्पीड से बढ़ने लगी। मतलब हर 7 साल में उनकी इकोनॉमी डबल हो जाती थी। और ये कैसे हुआ? इसके पीछे थी जापानीज लोगों की मेहनत और अमेरिका की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। अमेरिका को डर था कि कहीं जापान भी चाइना की तरह कम्युनिस्ट ना बन जाए। इससे रोकने के लिए अमेरिका ने 3 बड़े स्टेप्स उठाए। ज़बात्सु सिस्टम तोड़ दिया। उन कुछ पावरफुल फैमिलीज का कंट्रोल उन्होंने खत्म कर दिया जिनके पास पूरी दौलत थी और ताकत भी। दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स लाए। आम जापानीज को जमीन का मालिक बनाया ताकि उनका भी इकोनॉमी में हिस्सा हो। एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाया गया। कोरियन वॉर में मदद करके और चीप लोन्स देकर अमेरिका ने जापान को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ धकेला और रिजर्व जबरदस्त था। 1953 से 1957 तक जापानीज एक्सपोर्ट्स 143% तक बढ़ गए। इसी पीरियड में यूएस के एक्सपोर्ट 51% और यूके का सिर्फ 31% ही बढ़ा। लेकिन जापान की ये तो बस शुरुआत थी। 1959 तक आते आते उनके एक्सपोर्ट्स में अभी भी सस्ते कपड़े डोमिनेट कर रहे थे जो ज्यादातर अस्थिर और गरीब एशियन मार्केट्स में जाते थे। इस प्रॉब्लम को पहचानते हुए जापान की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू की। इस पॉलिसी ने जापान को धकेल दिया हाई टेक और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और साथ ही उन्हें मिले मजबूत ट्रेड पार्टनर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सहारा। वर्ल्ड वॉर 2 में उनका इंडस्ट्रियल बेस लगभग खत्म हो गया था, इसलिए जापान को बिल्कुल शुरू से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोबारा खड़ा करना पड़ा। उन्होंने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट की, नए प्लांट्स बनाए और धीरे धीरे दुनिया का सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट खड़ा कर लिया। 1965 तक जापान ट्रेड सरप्लस में आ गया और 1970 तक एक्सपोर्ट्स 380% तक बढ़ चुके थे। सिर्फ 2 ही डेकेड्स में जापान धरती की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। जीडीपी 5 गुना बढ़ गई और चाइना, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया था। जापान की ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 15 साल तक उनकी इकोनॉमी 5% की एवरेज एनुअल स्पीड से बढ़ती रही और इसका सबसे बड़ा रीजन था एक्सपोर्ट्स। अगर जापान कुछ भी बनाता तो दुनिया उसे खरीदती। इस सक्सेस ने जापानीज लोगों की लाइफ को भी बदल दिया। उन्हें लग्जरी और कंफर्ट का टेस्ट मिलने लगा। 1978 में
लुई विटॉन ने टोक्यो के जिंजा डिस्ट्रिक्ट में अपना स्टोर खोला और थोड़े ही वक्त में ये उनका टॉप परफॉर्मिंग आउटलेट बन गया। अगले साल हर्मीज आया और 80s तक प्राडा और बाकी लग्जरी ब्रांड भी जापान में जम गए। लग्जरी के रिकॉर्ड सेल्स हो रहे थे और जापान बूम कर रहा था। साथ ही जापान अपनी कोर इंडस्ट्री को भी टॉप गियर में लाया। स्टील, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, टोयोटा, सोनी, होंडा जैसे ब्रांड्स दुनिया भर में हाउस होल्ड नेम्स बन गए। सोचो, एक देश जो जंग हार के तबाह हो गया था वही अपने हाथों से अपना फ्यूचर लिख रहा था। पर फिगर भी अपनी कहानी खुद कहते हैं। 1960 में जापान का जीडीपी सिर्फ $44 बिलियन का था। 1980 तक सिर्फ 20 सालों में ये 1.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 1950 में एक एवरेज जापानीज की आय $192 थी, जो 1980 तक बढ़कर 9,000 से ज्यादा हो गई। इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ा फैक्टर था जापानीज लोगों की जी तोड़ मेहनत। सैलरी मैन कल्चर बना, जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में बिताते थे। साथ ही काइजन का कॉन्सेप्ट, मतलब लगातार बेहतरी की सोच, ने जापान को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना दिया। 1989 तक जापान अपनी पीक पर था। निक्केई स्टॉक मार्केट इंडेक्स इतना ऊपर चला गया कि उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से 8 जापानीज थी। जापान की एवरेज इनकम अमेरिका से भी 10% ज्यादा हो गई थी। और तो और न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर, जो एक अमेरिकन सिंबल है, उसका मालिक भी जापान का था। लग रहा था कि जापान दुनिया का बॉस बनने वाला है, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आया। तेज सक्सेस ने ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। सरकार, बैंक्स और बड़ी कंपनीज इतनी क्लोजली जुड़ी हुई थी कि रिस्क को इग्नोर करने लगे। जो मेहनत की कल्चर उनकी स्ट्रेंथ थी, वही अब लोगों को थकाने और नए आइडियाज को रोकने लगी। एक ऐसी बिल्डिंग बन रही थी जिसका फाउंडेशन धीरे धीरे खोखला हो रहा था। और फिर आई वो घटना जो सब कुछ बदल गई। 1980s में अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ रही थी। 1980 से 1985 के बीच यूएस डॉलर लगभग 50% तक स्ट्रॉन्ग हो गया, जिससे उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पर जबरदस्त प्रेशर पड़ा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1985 में अमेरिका, फ्रांस, यूके, वेस्ट जर्मनी और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे प्लाजा अकॉर्ड कहा जाता है। समझौता सिंपल था। जापानीज येन को यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हो सके और जापान का ट्रेड सरप्लस खत्म हो। जापान ने अपने लाइस का प्रेशर महसूस किया और माना भी। सिर्फ 3 सालों में येन 239 पर डॉलर से गिरकर लगभग आधा हो गया, 128 पर डॉलर। पर यही से प्रॉब्लम शुरू हो गई। येन के इतने तेजी से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जापानीज माल दुनिया के लिए बहुत महंगा पड़ने लगा। एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिर गई, इकोनॉमी की स्पीड धीमी पड़ गई और यही एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसने आखिरकार जापान के लॉस्ट डेकेड की शुरुआत कर दी। येन स्ट्रॉन्ग होने के बाद जापानीज एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे कम होने लगे। इकोनॉमी स्लो पड़ने का डर था, तो बैंक ऑफ जापान ने सोचा, चलो पैसा सस्ता कर देते हैं ताकि लोग ज्यादा खर्च करें। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए सिर्फ 2.5% तक। अब सोचिए, अगर बैंक से लोन लेना इतना सस्ता हो तो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियस है, ज्यादा से ज्यादा लोन उठाएंगे। और यही से शुरू हुई है बबल इकोनॉमी। लोगों ने पैसा स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर दिया। प्राइसेस इतने ऊपर गए कि एक वक्त तक टोक्यो के इंपीरियल पैलेस की जमीन की कीमत पूरे कैलिफोर्निया स्टेट से ज्यादा मानी जाने लगी। हाँ, ये सच है। कंपनीज और लोगों ने जमीन खरीदना स्टार्ट कर दिया, और सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं बल्कि टैक्स बचाने के लिए भी। रिच लोग इनहेरिटेंस टैक्स से बचते, आम लोग कैपिटल गेन्स टैक्स से। रिजल्ट, हर कोई बस जमीन पे जमीन खरीद रहा था। टोक्यो में एक आम आदमी के लिए घर लेना सपना बन गया। उस वक्त जापानीज कंपनीज अमेरिका में आइकॉनिक बिल्डिंग्स खरीद रही थी। पैसा ही पैसा था। ऐसा लगता था एक गोल्डन एरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन असल में ये सब एक बबल था, और हर बबल एक दिन फटता जरूर है। 1990 तक बैंक ऑफ जापान को समझ आ गया कि रिस्क बहुत बड़ा हो गया है। उन्होंने रेट्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। मई 1989 में 2.5% से 3.25% और अगस्त 1990 तक 6% तक बढ़ा दिए। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रियल एस्टेट लोन्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी।
रिजल्ट क्या हुआ? जमीन की कीमत तेजी से गिरने लगी, बायर्स गायब हो गए और स्टॉक मार्केट में पैनिक मच गया। सिर्फ 1990 के एंड तक निकेई ने $1 ट्रिलियन वैल्यू खो दी। रियल एस्टेट की कीमतों से $3 ट्रिलियन और उड़ गया। बैंक्स के पास जो लोन दिए थे वो वापस ही नहीं आ रहे थे। डेट का ढेर लग गया, बैंक्स कमजोर हो गए और सबसे बड़ी गलती, सरकार ने उन कमजोर बैंक्स को बचाया। ऐसे बैंक्स जो असल में मर चुके थे पर गवर्नमेंट सपोर्ट से जिंदा रह गए, इन्हें कहा गया ज़ॉम्बी बैंक्स। ये बैंक्स फेल हो रही थी, कंपनीज को भी लोन देते थे, मतलब इकोनॉमी की ऑक्सीजन बंद हो गई थी। ये था जापान का लॉस्ट डेकेड की शुरुआत। 1990 के क्रैश के बाद जापान को लगा होगा कि कुछ सालों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो क्रैश एक ऐसे चक्रव्यूह की शुरुआत था जिसमें से जापान आज तक पूरे तौर से बाहर नहीं निकल पाया। अमेरिका की इकोनॉमी उस दौरान 3 से 4% स्पीड से बढ़ रही थी। जापान की ग्रोथ सिर्फ 1% पर अटक गई। चीजें लगातार सस्ते होने लग गई। सुनने में अच्छा लगता है पर असल में बुरा है। लोगों को लगता है कल और सस्ता मिलेगा, इसलिए खरीदना वो पोस्टपोन कर देते हैं। शॉप्स बंद, कंपनीज को प्रॉफिट डाउन होने लगे, इकोनॉमी फ्रीज हो गई और ज़ॉम्बी बैंक्स भी जो ना नए लोन्स दे पा रहे थे और ना पुराने रिकवर कर पा रहे थे, एक डेड वेट बना हुआ था और उन्हें जिंदा रखने वाले थे जापान के आयरन ट्रायंगल, सरकार, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस और बैंक्स का गठबंधन। इस क्रोनिक कैपिटलिज्म ने नए कंपटीशन को एंट्री ही नहीं दी। सरकार ने इकोनॉमी को उठाने के लिए स्टिमुलस दिया पर वो भी आधा अधूरा। 1992 से 1997 के बीच जीडीपी का सिर्फ 4.5% स्टिमुलस पर खर्च किया गया, जो क्राइसिस के स्केल के हिसाब से कुछ भी नहीं था। ऊपर से टैक्स बढ़ा दिए गए जिससे स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म हो गया। जापान के लिए क्रैश के बाद का दर्द खत्म नहीं हुआ। 2012 में पीएम शिंजो आबे आए और लाए एबेनॉमिक्स, 3 तीर, चीप मनी, सरकारी खर्चा और रिफॉर्म्स। शुरुआत में लोगों को लगा गेम चेंजर है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं टिक पाए। ग्रोथ वापस लो पे अटक गई। सबसे बड़ा झटका था जापान की बूढ़ी और घटती पॉपुलेशन। 1990 में 127 मिलियन लोग थे, आज 2024 में 124 मिलियन बचे हैं। आज 28% से ज्यादा पॉपुलेशन 65 प्लस साल की है, मतलब काम करने वाले कम हो गए, पेंशन और हेल्थ केयर लेने वाले ज्यादा। सरकार पर और बोझ चढ़ गया और सबसे बड़ी गलती, इमिग्रेशन के दरवाजे बंद रखना। दुनिया की कंट्रीज स्किल्ड वर्कर्स बाहर से बुलाते हैं। जापान ने अपनी यूनिक कल्चर के चक्कर में आउटसाइडर्स को एंट्री ही नहीं दी। रिजल्ट, कल्चर बचा लिया पर इकोनॉमी अटक गई। अब 2025 तक आते आते आज जापान का हाल क्या है? जापान का पब्लिक डेट उसकी पूरी जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा है। दुनिया में सबसे बड़ा। 2025 में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया। इंडिया की इकोनॉमी $4.19 ट्रिलियन है और जापान की आज 4.18 ट्रिलियन, मतलब जापान अब 5th स्पॉट पे है। और जापान का स्टॉक मार्केट अभी भी 1989 के पीक से 40% नीचे है। 33 साल पहले का क्रैश आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये एक नाइटमेयर है जिसे वो जाग ही नहीं पा रहे। ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा सबब है। दोस्तों, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। भारत आज वही पोजीशन पे है जहां जापान 1980s में था। ग्रोथ फास्ट, दुनिया का अटेंशन हम पर। 2025 में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसी सक्सेस के चक्कर में गलती ना हो जाए। वार्निंग नंबर 1, अमेरिका का प्रेशर। जापान को प्लाजा अकॉर्ड के टाइम पे प्रेशर आया था, हमें आज आ रहा है। स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए। H-1B वीजा फी आईटी कंपनीज के लिए $1 लाख तक पहुंच गई। रशिया से सस्ता ऑयल खरीदने पर भी अमेरिका अपना प्रेशर बनाए रखा है। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हमें अपने डिसीजंस अकल से लेने होंगे। वार्निंग नंबर 2 जो भारत के लिए है वो है जापान ने स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी बबल बनने दिया। आज भारत में भी रियल एस्टेट के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में घर आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। आरबीआई को चौकन्ना रहना होगा, वरना वही रिपीट हो सकता है जो जापान में हुआ। वार्निंग नंबर 3 भारत के लिए, ज़ॉम्बीज कंपनीज को बचाओ मत।
जापान ने गलती की कि फेल हो रही कंपनीज और बैंक्स को जिंदा रखा। हमने ऐसी गलती नहीं करनी। जो कंपनीज फेल हो रही हैं उसे नेचुरल फेल होने दो ताकि हेल्दी और नई कंपनीज को चांस मिले। वार्निंग नंबर 4 भारत के लिए, एजिंग पॉपुलेशन के लिए रेडी रहो। आज हमारी पॉपुलेशन यंग है, लेकिन 20-30 साल बाद इंडिया भी एजिंग फेज में जाएगा। अभी से हेल्थ केयर, पेंशंस और सोशल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जापान ने इग्नोर किया, अब भुगत भी रहा है, तो इसलिए इंडिया को रेडी रहना पड़ेगा। दोस्तों, जापान की कहानी एक वार्निंग है। सक्सेस हमेशा परमानेंट नहीं होती, और जब अमेरिका जैसा दोस्त हो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर गलत स्टेप्स लिए तो बबल फटने में देर नहीं लगती। भारत के पास एक गोल्डन चांस है दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में अपना प्लेस बनाने का, लेकिन हमें जापान की गलतियों से सीखना होगा। आपको क्या लगता है, भारत समय पर सीख लेगा या सिर्फ हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।